अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं आपको ना जो क्वेश्चन है लैपलेस लॉ का, मैं आपको इसको सिंपल जो है वही जो मैं इसको रिकन्फर्म करना चाह रहा था। मैंने आपको पहले भी यही बताया था कि जो सरफेस टेंशन है और प्रेशर, अगर सरफेस टेंशन कम होगी ना तो प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो कंप्लायंस बेहतर होगी। ठीक है? जब कंप्लायंस बेहतर होगी तो ज़्यादा बेहतर तौर पे लंग्स जो हैं वो इन्फ्लेट होंगी। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। जो इमैच्योर लंग्स होते हैं, उनके अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि जो इमैच्योर लंग्स होते हैं वो जो है ना इमैच्योर लंग्स जो होते हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पे इन्फ्लेट नहीं हो पाते, यानी कि उनके अंदर वॉल्यूम सही तरह नहीं आ पाता। ठीक है? तो ये सर्फेक्टेंट का भी यही रोल होता है कि जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो क्या नाम है इसका, उसकी सरफेस कंप्लाइंस को टेंशन। बेहतर करता है। जैसे सर एक समझ ले, एक बलून है, ठीक है, गुब्बारा है, उसके अगर उसके ऊपर अंदर हवा भरते हो स्वेयर, जितनी उसके अंदर ज्यादा हवा भरेंगे, ठीक है, और अगर उसकी वैल ऊपर जो दीवारें हैं, ठीक है, वॉल्स हैं, वो अगर वो नहीं फूलेंगी डेफिनेटली, तो उसके अंदर जो प्रेशर होगा ना वो क्रिएट होगा ज्यादा, ठीक है। और वो ज्यादा प्रेशर जो होता है ना वो फिर अल्टीमेटली जो है ना उसकी जो बलून की जो सारी ऊपर सारे जो कर्व है, ठीक है, रबड़ का, उसके ऊपर जो है ना वो होगा। जितने उसके अगर वो कंप्लाइज करता जाता है तो जो उसके अंदर स्फीयर के अंदर प्रेशर है ना वो कम होता जाएगा। और इसी तरह से जो उसके फिर सरफेस के ऊपर भी टेंशन जो होती है ना वो फिर डाइवर्ट होती जाएगी, डिवाइड होती जाएगी सबके ऊपर, फिर बलून जो जो बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अगर सेम एयर रहती है और बलून का साइज बड़ा हो जाता है तो डेफिनेटली उसकी वाल के ऊपर जो टेंशन है वो कम होगी। और अगर उसकी वैल्व मजीद एक्सपेंड नहीं करती और अगर उसके अंदर आप एयर और एयर बनते हैं, ठीक है, तो उनकी दीवार के ऊपर अल्टीमेटली जो है ना क्या होगा, वो प्रेशर वो टेंशन ज्यादा डेवलप होगी। इसी तरह से अल्वोलाई के अंदर जब एयर जाती है तो अगर अल्वोलाई प्रॉपर ओपन नहीं कर पाते, ठीक है, तो अल्वोलाई के ऊपर की जो वैल्व है उसके ऊपर टेंशन डेवलप होती है। उस टेंशन को कम करने के लिए जो है ना सर्फेक्टेंट जो है ना वो रोल अदा करता है कि वो उसमें ऐसा मटेरियल होता है कि वो अल्वोलाई को फिर थोड़ा सा ओपन करता है, ठीक है। जी डॉक्टर शाइस्ता, समझ आ गई ना बात आपको? बेसिकली जितना जो बंदा कंप्लायंट होगा वो उतनी बात सुनेगा। अगर हम हमारी क्लास अब 2 घंटे से भी ज्यादा हो जाए तो दिमाग बंद हो जाएगा। जब दिमाग बंद हो जाएगा तो कंप्लायंस नहीं होगी। जब कंप्लायंस नहीं होगा तो ज्यादा नॉलेज अंदर नहीं जाएगी। ठीक है? तो फिर सरफेक्टेंट की जरूरत होगी कि कोई उल्टी सीधी कोई बात, रिलैक्सेशन की बात हो जिससे थोड़ी सी कंप्लायंस दिमाग की बेहतर हो, तो फिर दोबारा समझ आना शुरू हो। ठीक है? फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट वैसे समझना इतना आसान काम नहीं होता। फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट को समझना जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, ये इसी को ही बात करें, ये स्टैटिक कंप्लायंस और डायनामिक कंप्लायंस में क्या फर्क होता है? जी सर, जो स्टैटिक कंप्लाइंस है ना वो एल्वोलाई के लेवल पे चेक की जाती है, जबकि जिसे कहते हैं ना कि एयर फ्लो सीज जब हो जाता है, ठीक है, वो कब सीज होता है जब एयर जो है ना एल्वोलाई के लेवल पे पहुंच जाती है, ठीक है। तो एल्वोलाई की ही कंप्लाइंस को एक्चुअली स्टैटिक कंप्लाइंस जो है ना वो कहते हैं। वो इसकी कब कम क्लिनिक होगी? इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है? इसकी बेस पे कौन सी प्रेशर बनता है जो हम देखते हैं? उसको क्या कहते हैं? उस प्रेशर को क्या कहते हैं? पीक पीक नहीं 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 नहीं, प्लाटू प्लेट्यू प्रेशर। प्लाटू प्लेट्यू प्रेशर। प्रेशर, हाँ, ठीक है? प्लेट्यू प्रेशर, प्लेटू हाँ। प्रेशर होता है वो स्टैटिक कंप्लायंस को रिफ्लेक्ट करता है। और उसके हाँ, अंदर जब भी एयर सिर्फ जो है ना मेजर किया एल्वोलाई जाता है, तक पहुंच देयर इज जाती है, नो बिल्कुल। एयर फ्लो। ठीक है ना? हाँ, तो इसलिए अगर जो जो लंग के अंदर कोई डिजीज होती है पैरेनकाइमा की, तो उसके अंदर प्लेटू प्रेशर बढ़ता है। इसलिए आप जब एआरडीएस में भी देखते हैं ना तो उसमें पीक प्रेशर नहीं देखा जाता, उसमें जो है वो प्लेटू प्रेशर देखा जाता है। ठीक है? जी, और ऐसी अगर एआरडीएस में, पुल्मोनरी एडीमा में है अगर, ठीक है, मतलब या कोई भी लंग की पैरेनकाइमा की कोई भी, प्रॉब्लम है हाँ, ना अगर। एलुवलाई लेवल पे है, ठीक है, निमोनाइटिस है या उसकी सॉफ्ट टिश्यू की है या फाइब्रोटिक चेंजेस उसमें आ गई हुई है एलुवलाई लेवल पे, या कह सकते हैं कि लंग्स के प्लूरा में बाहर से कोई प्रेशर है तो वो प्रॉपर एक्सपैंड नहीं कर रहे, तो उसमें भी जो एलुवलाई पे इफेक्ट पड़ेगा। तो उससे वही है आपकी बात, ठीक है, कि वो प्लेट्यू प्रेशर जो है ना वो फिर वो बढ़ता है, ठीक है। ठीक है? और और अगर इसी एयरवे पे है जिसमें भी फ्लो हो रहा है, जैसे कि जितने भी उसके है स्मॉल एयरवे, मीडियम एयरवे पे जो है वो डायनामिक बताएगा, क्योंकि वो एयर के साथ एक्सपैंड करते हैं जब इंस्पिरेशन होती है, एक्सपिरेशन में कम होते हैं, या जब एयर फ्लो होता है तो उससे उसका डायमीटर चेंज होता है। तो उसमें जो है ना वो उसकी कंप्लाइंस बढ़ती है, ठीक है। तो जैसे अस्थमैटिक पेशेंट है, सीओपीडी पेशेंट है, तो इनमें वो लंग जो होते हैं ना, जो उनके एयरवे है वो लेस कंप्लाइंट हो जाती है। ये मुझे इतना कंसेप्ट है इन चीज़ों का। हाँ नहीं, ये यही यही इसके अंदर मेट में इम्पोर्टेंट बात है, कंप्लायंस। डॉक्टर शायद समझ आ गया आपको?
जी डॉक्टर जीशान दोबारा रिजॉइन किया, वो नेट प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, मैं देख लूंगी रिकॉर्डिंग में, सुन लूँ। थैंक यू। नहीं वो बेसिकली देखें कंप्लायंस, मैं इसको समराइज कर देता हूँ। कंप्लायंस प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में होता है। जब प्रेशर ज्यादा होता है वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कम होता है इट मींस कि बिकॉज ऑफ लेस कंप्लायंस। ठीक है, यानी कि अगर कोई कंप्लायंट को हम वैसे ही कहते हैं ना कि कोई बंदा कंप्लायंट है या नहीं, दवाइयों से कंप्लायंट है या नहीं, यानी कि उस चीज को रिसीव कर रहा है या नहीं। अगर हम कोई बात कर रहे हैं और अगला बंदा नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब है इज नॉट कंप्लायंट टू इट। ठीक है, तो कंप्लायंस का भी यही कॉन्सेप्ट है इसका, कंप्लायंस का। तो उसके अंदर जब हम लंग्स के रेफरेंस से बात करते हैं तो दो तरह की कंप्लायंस होती है, एक स्टैटिक कंप्लायंस होती है और एक डायनामिक कंप्लायंस होती है। ठीक है, जो स्टैटिक कंप्लायंस होती है वो रिफ्लेक्ट करती है प्लेटो प्रेशर को। जो प्रैक्टिकली जो क्लिनिकली जो चीज हमारे सामने नजर आ रही होती है वो प्लेटो प्रेशर होता है। जी तो प्लेटो प्रेशर उस वक्त मेजर किया जाता है कि जब या वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्टैटिक कंप्लायंस को, एंड दैट इज मेजर ऑफ द पैरेन्काइमल फंक्शन ऑफ द लंग्स। ठीक है, अगर लंग की कोई पैरेन्काइमा के अंदर प्रॉब्लम है, एल्वुलाई के लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से ARDS है तो उसके अंदर प्लेटो प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, जबकि जो डायनामिक कंप्लायंस होती है इट इज विद द एयर फ्लो के साथ होती है। तो जो एयर फ्लो की जब एयर फ्लो हो रहा होता है उस टाइम पे जो कंप्लायंस होती है वो डायनामिक कंप्लायंस होती है, एंड इट रिप्रेजेंट्स द पीक प्रेशर्स। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट भी होगा, ये MCQs में भी पूछा जाता है कि अगर ट्यूब किंक है तो प्लेटो प्रेशर पे इफेक्ट होगा या पीक प्रेशर पे इफेक्ट होगा, तो वो पीक प्रेशर पे इफेक्ट होगा। ठीक है, अगर ब्रोंकोस्पैज्म होगा तो उसके अंदर क्योंकि लार्ज एयरवेज का ज्यादा प्रॉब्लम है वो, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो पीक प्रेशर पे इफेक्ट होगा, प्लेटो प्रेशर पे नहीं होगा। लेकिन अगर लंग्स बेचारे वैसे मिस्कीन हो गए तो उनके अंदर जो चीज इफेक्ट होगी वो प्लेटो प्रेशर होगी। तो ARDS के अंदर या नमूनिया के अंदर उसके अंदर जो चीजें देखी जा रही होती हैं वो यूजुअली जो है वो प्लेटो प्रेशर इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जो जो कंप्लायंस होता है उसको कैसे मेजर करते हैं कि कैसे किन किन चीजों से इफेक्ट होती है कंप्लायंस। जो जो अभी आपका जो क्वेश्चन जहां से हमने बात स्टार्ट की थी लैपलेस लॉ, जो लैपलेस लॉ से ही बात स्टार्ट होती है। ठीक है ना, कि जो अगर इलास्टिक टिश्यू अच्छा होगा, लंग्स अच्छे होंगे, इलास्टिक होंगे, तो उनके अंदर कंप्लायंस ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, अगर नहीं तो मैं सॉरी, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा यहाँ पे कंसेप्ट हमारा, क्योंकि जो नेचुरली है इलास्टेंस से जो है ना वो कंप्लाइंस जो ही इलास्टेंस ज्यादा होगी कंप्लाइंस कम होगी, इलास्टेंस कम होगी और कंप्लाइंस ज्यादा होगी। बात आई समझ में से? नहीं, वो सही कह रहे हो आप। वो मुझे पता है, मैं अभी बोलते हुए मुझे समझ आ गया था कि मैं एम्फाइसीमा की तरफ लेके जा रहा हूँ एक लिमिट्स तक। जब वो उस लिमिट से क्रॉस हो जाएगा, जब लिमिट से क्रॉस हो जाएगा और वो डैमेज हो जाएगा तो फिर वो एम्फाइसीमा वाली पिक्चर आ जाएगी। ये बात समझ आई है? नहीं, मैं उसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे यानी कि दो रबड़ है, ठीक है, ट्यूब है रबड़ की, नहीं, एक मैं की आपकी बात थिकनेस समझ जो है गया ना, हूँ। जो आप बता रहे हो ठीक ना, है, ठीक है, मैं उसको ओन कर हाँ रहा हूँ। जो आप बात कह रहे हो ना वो आप बिल्कुल सही जी, कह रहे हो। लेकिन ये विद इन नॉर्मल लिमिट्स, जब तक इलास्टिक टिश्यू जब उसका रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, तो उस सूरत के हम्म, अंदर इलास्टिक एक खास लिमिट तक इलास्टिसिटी और कंप्लायंस का रिलेशन ये होगा। जब वो डैमेज हो हाँ गया, बिल्कुल बिल्कुल, जब हाँ डैमेज हो कह गया, सकते हैं जब कि एक दूसरे लॉस के हो अपोजिट जाएगा, हैं। जब लॉस हो जाएगा ना, तो तब वो एम्फाइसीमा वाली पिक्चर हो जाएगी। तो एक खास लिमिट के बाद आगे जाके वो स्टेज पे आ जाएगा कि जहां पर वो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और बल्कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएगा। वो कंप्लायंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसी से लंग्स फूल जाएंगे। जो एम्फाइसीमा के अंदर होता है वो लॉस्ट ऑफ इलास्टिन टिश्यू होती है। जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो होता है, वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या करता है, वो इलास्टिक टिश्यू को करता है। लेकिन एक खास लेवल तक तो वो, यानी कि एक खास लेवल तक वो रिस्पॉन्ड कर रहा है इलास्टिक टिश्यू, उसके बाद वो चला जाएगा तो वो चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई है? जी डॉक्टर शाइस्ता, आर यू क्लियर? जी सर, मैं 1 मिनट में आता हूँ। जी डॉक्टर शाइस्ता, आपको बात समझ आ गई है? जी डॉक्टर जिशान, बस एक चीज और क्लियर कर दें कि जैसे लंग का जो कंप्लायंस है, व्हाट इज ये जैसे चेंज इन वॉल्यूम अगर हो रहा है तो उसमें उसका रिलेशन लंग कंप्लायंस से, यानी वॉल्यूम चेंज हो रहा है एक जगह लंग में और उसके प्रेशर आ रहा है ट्रांसपल्मोनरी, नहीं ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर आ रहा है, तो उन्हीं के दो रिलेशंस को ही हम लंग कंप्लायंस कहते हैं जी जिसका इफेक्ट आ रहा है लैपलेस लॉ में। जी जी तो इन दोनों को, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल थोरेसिक
इंट्राथोरेसिक प्रेशर हुआ देखिए था। एक वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो एक खास लेवल तक वो उसके साथ कोरिलेट करेगा, ठीक है। जब एक खास लेवल से ऊपर चला जाएगा तो वो इलास्टिक टिश्यू के साथ फिर उसकी, यानी कि एक लंग्स एक लेवल तक एक्सपैंड हो सकते हैं ना, जब एक उसका जो इलास्टिक टिश्यू है, जब वो इलास्टिक टिश्यू डैमेज हो गया है तो फिर वो उस पर वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो उसको नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए मैंने आपको बहुत सिंपल जबान में बताया। आप इस वक्त आप लोग अगर मेरी बात को समझ ना समझें, अगर आप मेरी बात को ना समझें, आपका दिमाग उस चीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि आपकी कंप्लायंस खत्म हो गई है, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, ठीक है। और फिर उससे अगली स्टेज आएगी, जैसे हमारे कॉलेज के अंदर लेक्चर्स में होती थी, वो इलास्टिक टिश्यू खत्म हो गया, वो जो बोल रहा है वो एक लफ्ज भी नहीं समझ। एक लेवल होता है कि जहां तक आप मेरी बात को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वहां तक तो एक लेवल तक आप वो समझ आ गई। और एक फिर जहाज बन जाते हैं। वो जहाज का मतलब होता है कि पता ही नहीं होता, फैज में ही नहीं है कि कहाँ है कहाँ, ठीक है। तो जो कॉलेज के अंदर जो लेक्चर्स होते हैं उनके अंदर जो लेवल आ जाता है ना, वो एम्फाइसीमा वाला लेवल आ जाता है, जिसमें कुछ पता ही कुछ नहीं होता हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक एक खास लेवल तक, जहाँ खास लेवल तक जहां तक आप मेरी बात समझ रही हैं, वहां तक आपकी कंप्लायंस, आपकी समझ और मेरी बात गुफ्तगू का आपस में रिलेशन होगा। अगर आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट करेगा तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग मोर। तो ये आपकी कंप्लायंस वाली बात है, ठीक है। तो जब एक खास लेवल से बढ़ जाएगा तो उसके बाद आपको बात समझ नहीं आएगी, तो इसका मतलब आपकी कंप्लायंस खत्म होगी, ठीक है। और दैट इज द सेम रिलेशनशिप विद द वॉल्यूम एंड प्रेशर, कि अगर कंप्लायंस अच्छी होगी तो सेम प्रेशर के ऊपर ज्यादा वॉल्यूम जाएगा। अगर कंप्लायंस अच्छी होगी तो सेम प्रेशर पे ज्यादा वॉल्यूम जाएगा, ठीक है। और अगर कंप्लायंस अच्छी नहीं होगी तो सेम प्रेशर के ऊपर लेस वॉल्यूम जाएगा। यानी कि वो लिमिट जो है ना, यानी कि किस लिमिट पे जाके वो चीज को रिस्पॉन्ड कर रहा है, यानी कि किस लेवल तक जा, वही मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर लंग्स की कंप्लायंस अच्छी है तो जब आप उसको वॉल्यूम प्रेशर कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ, ये उस रेफरेंस से, क्योंकि देखिए हम लोग बेसिक साइंसेस को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम उसको क्लिनिकल साइंस के साथ इंटीग्रेट नहीं करते। जो प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन होती है उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप प्रेशर कंट्रोल, अगर कोई मेरे से पूछे कि आपको प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन यूज करनी चाहिए या वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन यूज करनी चाहिए, तो लंग्स के लिए प्रोटेक्टिव जो है ना वो प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन, ठीक है। ये वही वाली मिसाल है कि आप एक फिक्स चम्मच नमक का डाल दें खाने के अंदर और आप देखेंगे नमक सही आ रहा है, यानी तो हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन हो सकता है कि उसमें तबाही मच जाए। लेकिन अगर आपने थोड़ा, अगर आपको लगता है आपने डाला एक चम्मच और आपको लगता है थोड़ा है, तो आप उसमें मजीद डाल सकते हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट विद प्रेशर कंट्रोल। प्रेशर कंट्रोल में वो ग्रेजुअली आप उसको टाइट्रेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स विच यू वांट टू सेट। अगर आप वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं तो वॉल्यूम कंट्रोल में नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज बीइंग अचीव्ड, तो वो वॉल्यूम देता रहेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ कंप्लायंस। अगर कंप्लायंस लंग की अच्छी है, अगर लंग्स की कंप्लायंस अच्छी है तो वो उसी प्रेशर के ऊपर ज्यादा वॉल्यूम रिसीव कर लेगा। अगर आप लोग ने कॉफी पी हुई है, चाय पी हुई है, तो आप मेरी बात को उतना ही मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा समझ आ जाएगा। अगर आपने कॉफी नहीं पी हुई है तो आपकी कंप्लायंस कम हो गई है, तो अब आपको मैं 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ तो आखिरी 10 मिनट में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये गॉट माई पॉइंट? जी, थैंक यू। इससे आगे एक कॉन्सेप्ट है कि जो आई विश के अभी किसी, क्योंकि ये चीज मेरी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, दैट इज इन्फ्लिक्शन पॉइंट। किसी को आता है लोअर इन्फ्लिक्शन पॉइंट एंड अपर इन्फ्लिक्शन पॉइंट? जस्ट होल्ड ऑन फॉर दिस कॉन्सेप्ट, ये आई विल एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेशन से और पहले कोई रैंडमली देख लें कि कौन कौन सी चीजें हमारी रह गई हैं। जो बेसिक्स जो होती है, जो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन, वो कैसे होती है? इंस्पिरेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है? मैकेनिज्म और इंस्पिरेशन क्या होता है? जी डॉक्टर शाइस्ता। सर ये इट्स अपॉन द प्रेशर जो नेगेटिव प्रेशर इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है हमारे पास, इंट्राप्लेउरल प्रेशर, जब वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ आता है, कम होता है -8 से -5, इंस्पिरेशन में ये मैकेनिज्म स्टार्ट होता है।
और उसमें फिर जितना भी मसलन चूंकि एल्वुलाई इलास्टिक होते हैं तो वो जब एयर अंदर जाती है तो वो उसको जो है ना वो करते हैं। आपकी आवाज गायब हो गई है। डॉक्टर अनम, आप डॉक्टर अनम है ना? आमना आमना सॉरी आमना, सॉरी आपकी आवाज गायब हो गई थी, फिर दोबारा से बोलें। सर ये एक्चुअली अपॉन द डिफरेंसेस ऑफ प्रेशर होता है, क्योंकि हमारे पास एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और एक इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है। जी, तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर नेगेटिव बिल्कुल बिल्कुल इसको सिंपल जरा सा स्लोली और इसको आसान अल्फाज में समझाएं ताकि सारों को रिवाइज हो जाए। यूजुअली जो है वो इंट्राथोरेसिक प्रेशर को हम नेगेटिव लेके जाते हैं, राइट? एग्जैक्टली -8 होता है, ये -8 mmHg। जब इंस्पिरेशन स्टार्ट होती है तो ये -8 से -5 की तरफ जाता है, यानी कि पॉजिटिव की तरफ जाता है। मतलब और ग्रेजुअली, उसमें यानी कि आप पहले वहां पे हाँ नेगेटिव एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं, तो उस वैक्यूम के हाँ जरिए एयर सक इन होनी शुरू हो जाती है, राइट? और वो नॉर्मली वो नेगेटिव जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो डेवलप होता है उसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होता है? इंट्राथोरेसिक का सबसे बड़ा फैक्टर सर वही नेगेटिव प्रेशर का डिफरेंस नहीं होता है ना, प्रेशर ग्रेडियंट होता है। नहीं, वो कैसे ग्रेडियंट डेवलप कैसे होता है? डेवलप कैसे होता है डायफ्राम, सर इस बारे में? डायफ्राम है ना, डायफ्राम से। डायफ्राम, एग्जैक्टली डायफ्राम इज द मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन। डायफ्राम, हाँ जी, डायफ्राम जो है वो वो जब कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। करता है तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रेशर जनरेट करता है, और यही मैकेनिज्म होता है नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा के अंदर भी, ठीक है? ये डायफ्राम जी अपना सर। जोर लगा रहा है, ऊपर से हो गई है रास्ता आगे से, मतलब अपर एयरवे की तरफ से रास्ता बंद हो गया है, नीचे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता जा रहा है अंदर। और वैसे तो नॉर्मली उस नेगेटिव प्रेशर से एयर सक इन होती है, तो एयर का तो रास्ता आपने बंद कर दिया लारिंगोस्पैज्म करके या सिक्रीशन से या व्हाटएवर, फॉर व्हाटएवर रीजन। तो अब वहां पर एक ही चीज रह जाती है कि वो नेगेटिव प्रेशर से जो वहां पे एल्वुलाई हैं और वहां पे जो वेसल्स हैं वहां पर जो है ना वो जो क्या नाम है उसका, कैपिलरीज से फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं सर नेगेटिव। वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक्चुअली वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का ग्रेडियंट जो है ना वो कम होना शुरू हो जाता है फिर, जो कि कैपिलरीज और उसके दरमियान में होता है, एल्वेलाइज के दरमियान में। जी ठीक है, नहीं वो बेसिकली वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं होता, वो नेगेटिव प्रेशर होता है। तो वो नेगेटिव प्रेशर से वो अंदर का अंदर कौन सी चीज होती है जो वेसल्स के अंदर फ्लूइड को रखती है, वो ऑनकोटिक प्रेशर होता है, ठीक है? ऑनकोटिक प्रेशर होता है जी, तो प्रोटीन। ऑनकोटिक प्रेशर से निस्बत ये नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर उसको आउट बैलेंस कर देता है और फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाता है। ये कहाँ होता है, जो मुझे है, सही मुझे आइडिया है। सही ये तरह ऐसे ही है जो है ना, वो जो ऑस्मेटिक प्रेशर और ऑनकार्टिक प्रेशर वो कैपिलरीज में और ऑनोलाई में वैसे भी जो लंग्स में है ना, इनका डिफरेंस कम होता है। वैसे भी यहाँ पे जो है ना वो थोड़ी बहुत जो है ना सिक्रीशंस होती है जो बिटवीन एल्वोलाई और जो कैपिलरीज की वेसल्स है ना, उसमें वो थोड़ी बहुत सिक्रीशंस निकलती है जो दोबारा फिर रीअब्जॉर्ब हो जाती है। तो जब एल्वोलाई प्रेशर जो ना कम हो जाएगा तो वो ग्रेडियंट जो होता है ना वो डेफिनेटली वो फिर कम हो जाएगा उसमें। तो फ्लो जो है ना फिर कैपिलरी से निकल के फिर पहले आएगा इंटरस्टिशियल टिश्यू में एल्वोलाई के करीब करीब, फिर इवन अगर ज़्यादा देर तक वो रहता है तो फिर एल्वोलाई में भी वो फ्लूइड आ जाता है। अच्छा, अगर हम अब इसी वक्त इसी जगह पे एक और भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि जो नॉर्मल जो पल्मोनरी एडिमा होता है, जो कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा होता है, वो कैसे डेवलप होता है? सर कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा में तो फेलियर होता है ना, हार्ट फेलियर होता है, और हार्ट फेलियर की वजह से जो पंपिंग होती है उसकी वजह से उसका वो जो प्रेशर्स हो रहे, टाइप्स ऑफ प्रेशर्स होते हैं जैसे ऑनकोटिक और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स होते हैं, क्योंकि कार्डियोजेनिक ट्रांसुडेटिव होता है, उसमें ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है वो मसला नहीं करता, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रॉब्लम करता है वहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, ट्रांसुडेटिव ये जो रीजन है उसकी वो यही है कि कार्डिक पंप जो होता है ना वो नहीं कर होता। जो कार्डिक पंप अगर प्रॉपर फंक्शनली होगा तो वो वहां से ब्लड को लेके निकलेगा और वहां पे वो पॉजिटिव प्रेशर डेवलप ही नहीं होने देगा। आप घर से बाहर निकले हाँ। हैं और लोगों ने ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया है, तो आप आगे जा ही नहीं पाए,
तो आप वहीं पर ही सारे एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे और वो पीछे तक बैक प्रेशर होना शुरू हो जाएगा, बैक प्रेशर बढ़ जाएगा, बैक प्रेशर यानी कि बेसिकली पंप फेलियर की वजह से अगर हार्ट रिसीव करके आगे प्रॉपरली नहीं भेज पा रहा तो बैक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का एक और एडीमा होता है जिसको कहते हैं न्यूरोजेनिक पल्मोनरी एडीमा। वो क्या चीज होती है सर? न्यूरोजेनिक पल्मोनरी एडेमा तो एनाफिलैक्सिस वगैरह की वजह से होता है। नहीं, न्यूरोजेनिक हेड इंजरी में होता है। चले मैं ये हिंट दे देता हूँ। हाँ, हेड इंजरी में पल्मोनरी एडेमा का न्यूरोजेनिक नहीं सुना मैंने, अलबत्ता उसका सुना कि जनरलाइज्ड न्यूरोजेनिक एडेमा होता है। न्यूरोजेनिक पल्मोनरी एडेमा किसी को पता है? ये कंसेप्ट नहीं है इस बारे में। जमील याद है? सर इसमें जो सेंट्रली रेस्पिरेटरी जो है ना, वो ये है कि इंस्पिरेशन जो है ना मेरे ख्याल प्रोलॉन्ग हो जाती है, उस पे फिर नेगेटिव प्रेशर जो है ना ज्यादा देर के लिए लोलाई में डेवलप होता है। तो नहीं, न्यूरोजेनिक पल्मोनरी एडेमा फॉलोइंग ट्रॉमा। नहीं, प्लीज बता दीजिए आप। तो सर परफ्यूजन प्रेशर, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर वगैरह के हिसाब से तो कोई उसका मसला नहीं है। ये जब बहुत सीवियर हेड इंजरी, नहीं हेड इंजरी जब होती है ना तो उसके बाद सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होता है। ये उस सिंपैथेटिक डिस्चार्ज की वजह से डेवलप होता है। ठीक है, ठीक। उसकी वजह से जो है ना वो कहते हैं कि स्ट्रेस फ्रैक्चर भी उसको लिए टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। उस स्ट्रेस की वजह से इतना सीवियर वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है कि उसकी वजह से एडिमा डेवलप हो जाता है। तो ये आप एक जहन में रखें ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि मुख्तलिफ ज्यादातर किताबों में ये नहीं लिखा हुआ। बेसिक तो देखें, जहन में रखें कि हाइड्रोस्टैटिक और ऑनकोटिक प्रेशर का ही इशू है ना। कोई भी वेसल अपने अंदर फ्लूइड को उस वक्त तक रखेगी जब तक बाहर का सकिंग प्रेशर या अंदर का सकिंग प्रेशर का बैलेंस ठीक रहे। ठीक है, जो अंदर का सकिंग प्रेशर है वो आपका ऑनकोटिक प्रेशर, यानी कि वो प्रेशर है कि जिसने वॉल्यूम फ्लूइड को वेसल्स के अंदर रखा हुआ है। और अगर फिर एक वहां पर एक प्रेशर उसका मौजूदगी से प्रेशर बन रहा है, उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। इन दोनों का जो बैलेंस जब तक ठीक रहता है तो फ्लूइड वॉल्यूम उसमें रहता है। जो ये लंग्स की मैकेनिक्स के अंदर ये वहां पर एक होती है, जो बाहर का जो प्रेशर होता है वो खींच रहा होता है। ठीक है ना, इसीलिए जो मुझे जो क्या नाम है उसका एक रीजन एडिमा का ये भी रीजन होता है कि अगर प्रोटीन्स का लॉस हो जाए, अगर प्रोटीन्स बाहर चली जाए तो ऑनकोटिक प्रेशर प्रोटीन से डेवलप होता है। ठीक है, तो जब ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो फ्लूइड बाहर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ये थ्योरी होती है। सर मेरा एक सवाल है यहाँ पे। जी। आपने जैसे न्यूरोजेनिक पल्मोनरी एडेमा की बात की और सिंपैथेटिक डिस्चार्ज की बात की। अगर हम सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को समझें तो लंग मैकेनिक्स में तो बीटा 2 रिसेप्टर्स वगैरह ही होते हैं जो उसको सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स करते हैं ना। तो उसमें तो अगर सिंपैथेटिक ओवर डिस्चार्ज होगा तो वो बीटा 2 की मसलन उसकी क्या कहते हैं उसकी ओवर ड्राइव की वजह से कोई वेजोकंस्ट्रिक्शन या कोई इस तरह की ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन वेजोडाइलेटेशन एंड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन वाला काम आएगा या कुछ इस तरह का मामला होगा? मुझे बताएं कि पल्मोनरी जब भी स्ट्रेस होता है तो पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ती किस तरह? बढ़ती है ना? हाँ जी बढ़ती है। तो वो कैसे बढ़ती है? दोनों रिसेप्टर्स होते हैं, सिर्फ एक तरह नहीं, सिर्फ ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन की वजह से तो नहीं होता। वेजोडाइलेटेशन की वजह से नहीं, वेजोडाइलेटेशन की वजह से तो एडिमा, वेजोडाइलेटेशन की वजह से तो रेजिस्टेंस बढ़ती तो नहीं है ना, खत्म होना चाहिए, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। हाँ, तो यही मैं बता रहा हूँ ना आपको। तो यहाँ समझ नहीं आ रही, तो बाद में समझ नहीं आ रही। जो आर्ट्रियोल्स है ना, जो आर्ट्रियोल के लेवल पे जो है ना स्फिंक्टर होते हैं, ठीक है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ठीक है, वो ही मेन उनका ज़्यादा रोल होता है एसवीआर में करने। तो सिंपैथेटिक को डेफिनेटली वो फिर एक्ट करते हैं उसमें, जो अल्फा और वो बेटा भी होते हैं उसमें रिसेप्टर्स। ठीक है, देखिए दोनों तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा भी होते हैं, बीटा भी होते हैं, बेटा 2 होते हैं बिल्कुल, और अल्फा भी होते हैं। और अल्फा जो है ना वो कह सकते हैं कि ओवर हो जाते हैं वहाँ पे, जो ना उनका एक्शन जो होता है, तो वो फिर आर्ट्रियोल के लेवल पे जो है ना वो उसकी कंस्ट्रिक्शन होती है, जैसे एसवीआर जो ना बढ़ती है। जो आपका जो पॉइंट है ना वो बिल्कुल वैलिड है। आप ये कहना चाह रही हैं कि वहां पे तो बीटा रिसेप्टर ज्यादा होते हैं, तो ये अल्फा मीडिएटेड किस तरह होता है? तो मैं आपको इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दे रहा हूँ कि जब भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है
तो उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्यों, हम यही कहानी सुनाते हैं ना कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स से बचाओ, स्ट्रेस रिस्पॉन्स से बचाओ। तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स के अंदर पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस कैसे बढ़ती है? ठीक है, ये आपका सब अरेक्नाइड हेमरेज में भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी होता है, हेड इंजरी में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इसका है प्रोफाउंड सिंपैथेटिक डिस्चार्ज लीडिंग टू प्रेसिपिटस लॉस ऑफ वेसोमोटर होमियोस्टेसिस, ठीक है, इंटेंस पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज कार्डियक रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। Secondly, an inflammatory mediator related increase in vascular permeability, ठीक है, जो वहां पर डैमेज हुआ होता है उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं उससे वैस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है और सीवियर पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है। सर ये आप लोग आर्टिकल्स वगैरह की बात कर रहे हैं, ये आप लोग आर्टिकल्स अगर पढ़े ना तो आर्टिकल्स के फोल्डर में आपको इस किस्म की एक दो चीजें मिलेंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप लोग अपने आप को हेल्पलेस फील नहीं करेंगे। ये फ्रैंकली स्पीकिंग ये मुझे भी कोई 100/100 इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक, जब मैंने पढ़ा था मैंने, क्योंकि ये इतनी ज्यादा इसकी इम्प्लीकेशन नहीं है, ये आपको एज अ टर्मिनोलॉजी जब टाइप्स आप पढ़ रहे हैं, जब आपको देखे ना, आपको माशाल्लाह आपने, मैंने बोला तो आपने बोला ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव, तो अब अगर कोई बंदा रिवाइज कर रहा है ना तो उसको ये भी पता हो वाइवे में अगर उसने कभी बोल दिया ना इस तरह का कोई वर्ड, तो वो अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसुडेटिव एंड एक्सुडेटिव। तो या तो आपको पता हो तब तो आप ये जुमला बोले, ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसुडेटिव एंड एक्सुडेटिव, सो नेवर से। अक्सर लोग जो बड़े बड़े जुमले बोलने की वजह से फंस जाते हैं, ठीक है। तो अगला, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे भी क्लियर कर दें कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसुडेटिव एंड एक्सुडेटिव। सर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द प्रोटीन, अमाउंट ऑफ प्रोटीन, और इसमें इसके जो है ना कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जिसमें वेल्स क्राइटेरिया होता है, आई थिंक लाइट्स क्राइटेरिया होता है, और उसमें ये होता है कि इसमें 0.6 का डिफरेंस होता है विद इन सीरम प्रोटीन्स एंड द कंटेंट ऑफ प्रोटीन ऑफ दैट फ्लूइड। तो अगर 0.6 से ज्यादा होगा तो वो ट्रांसुडेटिव होगा, और 0.6 से कम होगा डिफरेंस तो वो एक्सुडेटिव होगा। नॉर्मली जेन में रखें कि जो इन्फेक्टिव कॉजेज जो होती है ना वहां पर एक्सुडेटिव होता है यूजुअली, जहां पर भी इन्फेक्शन से रिलेटेड चीजें हैं ना वहां पर एक्सुडेटिव होगा, और जहां पर प्रेशर से रिलेटेड चीजें हैं वहां पर यूजुअली ट्रांसुडेटिव होगा। मैंने इससे ज्यादा करट्टा मारने की कोशिश नहीं की, मुझे इससे ज्यादा मेडिसिन नहीं आती, लेकिन आई थिंक इट्स मोर देन एनफ। वो जो बाकी है ना डिटेल्स, अगर अपने कॉन्सेप्ट को आसान लेवल पे रखेंगे ना तो आपको बेसिक चीजें नहीं भूलेंगे। तो मुझे इतना पता अच्छा, है इसमें ना कि एक और प्रेशर रिलेटेड जो, और आपने लाइट्स बेसिक क्राइटेरिया बताया ना, उसके अंदर जी जी एलडीएच का भी रोल होता है। जी जी एग्जैक्टली होता है, सीरम एल्डिहाइड का रोल भी होता है। और सेकंड थिंग ये होता है कि जितने भी फेलियर्स है ना उनसे जो एडिमा कॉज होगा वो ट्रांसुडेटिव होगा, और जितने भी इन्फेक्टिव है उनसे एक्सुडेटिव होगा। फेलियर में रीनल फेलियर हो सकता है, कार्डियक फेलियर हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है, इन सब फेलियर्स में ट्रांसुडेटिव एडिमा होगा। तो ये आपको ना एमसीक्यू के अंदर ये चीज आएगी, और आपको उसमें जो जो डिटेल वाली चीज है वो भी आपको पता होनी चाहिए, और आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने बात कहाँ से शुरू की थी बहन, और अब आपको समझ आया कि पढ़ने का ये तरीका होता है। अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ाई करें, आप लोग अपने आप को ये भूल जाएं एक लम्हे के लिए कि जब जो बंदा, मजे की बात ये होती है कि जो बंदा फिजियोलॉजी पढ़ रहा होता है ना, वो उस वक्त उसका दिल करता है मैं फिजियोलॉजी की पीएचडी कर लूं। जब वो फार्माकोलॉजी पढ़ता है तो उसका दिल करता है कि मुझे फार्माकोलॉजी में एक दवाई के 15 साइड इफेक्ट्स याद हो। एंड पे जाके जब हम लोग फार्माकोलॉजी पढ़ते तो उस वक्त एंड पे दवाई का साइड इफेक्ट ना, मुझे तो नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के अलावा कोई याद नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों को आपस में कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे बहुत कम चांसेस हैं कि आपसे कोई मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन पूछे कि रिस्पायरेशन कैसे होती है, लेकिन वो आपसे ये सवाल का, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड पल्मोनरी एडिमा, यू विल बी एबल टू, अब आपको ये समझ आ गई ना कि यहाँ पर किस तरीके से एक पल्मोनरी एडिमा के साथ आपसे दूसरे पल्मोनरी एडिमा का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। यहीं से आप अगले स्टेप पे एक्सुडेटिव वर्सेस ट्रांसड्यूटिव पे चलेंगे। तो ये तरीका है, अगर आप इस तरीके से अपनी नॉलेज को बिल्डअप करें तो आप यकीन कीजिए कि आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। मसला ये होता है कि हम लोग अलग अलग ब्लॉक्स में चीजें कर रहे होते हैं, आपस में बड़े बड़े मीनार बना देते हैं, आपस में कनेक्टिंग सड़कें नहीं होती। तो वो वाला हिसाब होता है कि बहुत खूबसूरत आइलैंड्स हैं और दरमियान में एक से आइलैंड से दूसरे आइलैंड में पहुंचने का रास्ता ही नहीं, ठीक है। जमील आ रही बोर्ड, जमील आवाज आ रही है आपको? अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट है,
अगर क्योंकि अगर अभी किसी के, क्योंकि मुझे ये सही तरह नहीं आता, ये मैं आपको एक तस्वीर शेयर करता हूँ, ये अगर किसी को एक्सप्लेन करना आता है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ये मेरा उस्ताद जो था वो उसने मुझे समझाया था और मुझे ये समझ नहीं आता। जमील, याद आया? सलमान ने हम लोग को पढ़ाया था ये। जी सर, ये जो है ये मैं समझने की कोशिश मैकेनिक्स में है ना, ये लंग मैकेनिक्स के अंदर। तो ये कंप्लायंस के एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट होता है ना जो आपको समझ नहीं आता, यही कॉन्सेप्ट होता है जो पीप में यूज होता है। यही कॉन्सेप्ट अगर आपको ये सही तरीके से आए तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है आपका प्रेशर राइट एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे है वॉल्यूम। ठीक है, जितना अगर आपका प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम, अच्छा इंस्पिरेशन के दरमियान में क्या होता है? जो ये बेसलाइन से जब जो है ना लो बेसलाइन वॉल्यूम से ये इंस्पिरेशन से यहाँ से प्रेशर शुरू है हो और रहा है ऊपर पे वॉल्यूम और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये इसको लो इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक होता है और एक अपर इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। ये क्या चक्कर होता है? ये कुछ याद है? ये सर यहाँ पे इस प्रेशर के ऊपर जो है ना वो उनकी कंप्लाइंस जो है ना वो कम होती है, और बिटवीन दीज 2 पॉइंट जो है ना वो मैक्सिमम कंप्लाइंस होती है। ओके ये जहाँ से आप बेस पे आइए ना, सिर्फ बेस पे आइए, अगर इस पे एक और नहीं ये चीज, बेस पे इससे नीचे बिल्कुल रेसिडुअल वॉल्यूम है। ठीक है, और यहाँ से फिर जो है ना वो एफआरसी आती है। एक मिनट जमील, अब मैं इसी पॉइंट को मैं जरा सा, अब मुझे समझ आ गया, मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसमें ऐड ऑन करना। ये बेसिकली लंग्स यहाँ पर ओपन होने शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियली उनके अंदर कंप्लायंस कम है, इस वजह से देखें कि प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा। ठीक है, समझ आ गई बात? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से प्रेशर बढ़ता जा रहा है लेकिन वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ रहा, बहुत स्लोली बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे जब आ गए ना, तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि मिनिमम प्रेशर चेंज से मैक्सिमम वॉल्यूम चेंज हो रही है। ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट, दैट इज द प्लेस के जिसमें जब आपकी लंग्स की जो डिजीज होती है ना, तो आपके इन्फ्लिक्शन पॉइंट पे इफेक्ट पड़ता है। एम आई राइट जमील? यस जी सर बिल्कुल, ये मोर स्टीपर है, जितना मोर स्टीपर होगा ना उतनी उसकी कंप्लाइंस ज्यादा होगी, जितना ये बेंड होता जाएगा और उससे उतनी जो है ना वो प्रेशर डेवलप होगा और लेस कंप्लाइंट होंगे। हाँ, यानी कि अगर खराब होगा ना तो ये यहाँ से इधर की तरफ आना शुरू हो जाए, प्रेशर बढ़ता जाएगा और वॉल्यूम नहीं अचीव हो रहा हो। ठीक है, तो ये जितना, अच्छा और एक और भी चीज इसके अंदर आ रही है कि यही कॉन्सेप्ट होता है पीप का, और यही कॉन्सेप्ट होता है वीक्यू मिसमैचिंग का, कि जो जब एक जगह ऐसा अगर अपर इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया है, तो जो एल्वेलाई पहले ही डिस्टेंडेड है तो वहां पर उनके अंदर मजीद इंक्रीज होने के चांसेस कम होंगे। दैट अकर्स इन द अपर जोन। ये जो अभी होता है ना कि वो जो क्या होता है, वो जो तीन होते हैं, क्या कहते हैं जमील उसको? वो जो तीन, नहीं फ्लो वॉल्यूम लूप नहीं, जो अपर जोन, मिडल जोन और लोअर जोन के अंदर जो लंग के जो है ना वो उसको लंग के जो जोन होते हैं, जोन्स ऑफ लंग्स जो, तो जोन्स ऑफ लंग में यही चक्कर होता है कि जो अपर जोन होता है उसमें अपर जोन में आ जाता है। अपर जोन के अंदर एल्वुलाई ओवर डिस्टेंडेड होते हैं, तो इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा डिस्टेंशन नहीं होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये इसका है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और यही एक्सप्रेशन के दरमियान में, तो अगर आपको इतना भी समझ आ गया ना, तो कोई अगर आपसे ये ग्राफ बनाने को कहेगा तो आप यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन कि यहाँ पर लंग्स अभी ओपन अप शुरू हो रहे हैं और वहां जाके मैक्सिमम पे पहुंच गए, तो दैट इज लोअर इन्फ्लेक्शन पॉइंट एंड दैट इज अपर इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इस दरमियान के अंदर जो ये मैक्सिमम पोर्शन होता है, यहाँ पर लंग मैक्सिमम इन्फ्लेट होता है। जी सर, इसी ग्राफ से हम लोग कैपेसिटी को समझ सकते हैं, मतलब क्लोजिंग कैपेसिटी वगैरह को, या फिर जो दूसरी बाकी कैपेसिटीज हमारे पास होती हैं, जैसे एफआरसी की बात की सर ने, तो जी बिल्कुल समझ सकते हैं इसमें। देखिए ये जो ये एरो का निशान है ना, ये वाला, ये एफआरसी है। ठीक है, और ये बिल्कुल जो एंड पे खत्म हो गया ना, इससे और मजीद लंग जो होते हैं ना, ये बिल्कुल नीचे बेसलाइन पे अगर सर पाइएगा, इससे नीचे जो है ना वो रेजिडुअल यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम है, ये रेजिडुअल वॉल्यूम है। आप कितना भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम फोर्सली एक्सपायर करेंगे, इसके बावजूद भी जो है ना ये ग्राफ इससे नीचे यहाँ पे आके रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके रुक जाएगा ये। सही है, समझ आ गई बात? देखें, और एक याद रखेंगे इसमें ना, मैंने ये इसको अगर बहुत डिटेल में जितना समझ आ रहा है ना इतना ही समझ लें। ये भी अगर आपको रह जाए ना तो इतना ही मोर देन एनफ, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि होता ये है कि हम लोग अगर ये पढ़ते रहें, मुझे तो ये मेरा बहुत इसका कोई 100 आला क्वालिटी का मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसमें बेसिक चीज इतनी ही थी जो पहले भी याद की थी, अब मुझे भूल गई इतने सालों से,
5 साल पहले ईडीए का वाइवा जब देने गया था तो तब मैं अपने वो छोटे उस्ताद से पढ़ के गया था। वो हमारा एक उस्ताद है और वो इस मामले का उस्ताद है, ठीक है। तो आप लोग ये किताबें नहीं पढ़ते ना, आप लोग मॉर्गन शरीफ से बाहर नहीं निकलते एक्चुअली, ठीक है। ये समझ आ गई बात, ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? तो अच्छा, और आपने जो बता रहे थे वहीं पे वापस जाते हैं कि जब ये तो होता है नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक है। तो जब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होती है तो उसमें क्या इफेक्ट होता है? अच्छा एक मिनट, ये जब आप नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन में ही जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो इंट्राथोरैसिक प्रेशर जो है, सॉरी हाइड्रोस्टैटिक नहीं, इंट्राथोरैसिक प्रेशर, जब इंट्राथोरैसिक प्रेशर लोअर होता है तो और फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस आती हैं? एक्सपेंशन होती है और बाकी सिस्टम भी है बॉडी में, सिर्फ लंग्स नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू जो आते हैं ना बाकी जी, बाकी हार्ट रेट हार्ट पे क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीज होता है। वेनस रिटर्न, इसके बारे में इसके साथ वीनस रिटर्न तो बढ़ेगा, रिलेटिवली वीनस रिटर्न बढ़ेगा कि कम होगा? सर वीनस रिटर्न नॉर्मल फिजियोलॉजिकली इंस्पिरेशन में वीनस रिटर्न बढ़ेगा क्योंकि नेगेटिव प्रेशर तो नेगेटिव प्रेशर हो रहा है ना, नेगेटिव प्रेशर हो रहा है तो अंदर वेन्स जो होती हैं, वेन्स तो प्रेशर लेस होती है ना, वेन्स के अंदर कोई अपना कोई धक्का लगाने वाली चीज तो नहीं होती। तो अगर ऊपर से सकिंग पावर ज्यादा हो जाएगी तो वॉल्यूम ज्यादा वापस आएगा, समझ आ गई बात? जी बढ़ेगा। जो जितने भी, चाहे वो अपर में तो ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, जो सुपीरियर वेना केवा होती है वहां पे ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा होता है। जो इंफीरियर वेना केवा होती है वो बेचारी पेरिफेरल पंप्स के जरिए घूम फिर के आ रही होती है, ठीक है। तो जब अगर अंदर से कोई, आप समझ लें कि कोई बंदा पहाड़ चढ़ता हुआ आ रहा है और बिल्कुल आखिरी स्टेप पे जब पहुंचे तो कोई हाथ पकड़ के उसको ऊपर बुला ले तो उसके लिए आसानी हो जाएगी ना। तो जब अगर नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो रहा होता है तो उस टाइम पे बेसिकली जो वीनस रिटर्न का एक मैकेनिज्म के अंदर इंस्पिरेशन भी होता है, जो वीनस रिटर्न को मेंटेन रखता है ना, उसके अंदर एक पेरिफेरल पंप जो है जहाँ पे वेन्स होती हैं और जहाँ पर वो वाल्व्स होते हैं, एक वो भी इफेक्ट होता है और एक ये भी होता है, ठीक है। तो इसलिए जो एक्सरसाइज होती है जब उसके तो उसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये एक ज़हन में रखें बात। और यहाँ पर जब वॉल्यूम ज्यादा जाता है तो एक रिफ्लेक्स होता है हार्ट के अंदर, उसको क्या कहते हैं? बुरिंग इफेक्ट, क्या कहते हैं? हेरिंग बुरिंग इफेक्ट? नहीं, वो तो लंग्स में होता है ना, हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर कौन सा होता है? जी जमील बताओ। इसमें सर मुझे इतना पता है कि जब उसका हार्ट के लिए राइट हार्ट में फ्लो ज्यादा हो जाता है तो उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। या उसकी उसको कहते हैं बेन ब्रेज रिफ्लेक्स, ठीक है। बेन ब्रेज जो है ना वो रिफ्लेक्स होती है कि जो ही राइट एट्रियम में होती है और राइट वेंट्रिकल में फ्लो ज्यादा होगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। और जब इसकी अपोजिट है बिजोल जेरिश, जब उसकी फीलिंग कम होगी, स्ट्रेचिंग कम होगी तो ब्रेडिकार्डिया होगा। हाँ जी, बिजोल जेरिश रिफ्लेक्सेस, ये न्यू है मेरे लिए। मैंने आपको कहा ना, मैं ना थोड़ी देर के लिए मुझे मॉर्गन के लिए ना मुझे सांस बनना पड़ता है। आप लोग मॉर्गन से बाहर निकलेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा ना कि मॉर्गन के अलावा भी कोई बातें लिखी हुई है इस दुनिया में, जो हमारी फिजियोलॉजी है, जो आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छी जगह से आपने बहुत अच्छी फिजियोलॉजी पढ़ी है, ठीक है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि यहाँ पर आके आपने अपने आप को टनल विजन कर लिया। वो विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं मजाकन वाले में कह रहा हूँ कि हम सब लोगों का जो मॉर्गन पढ़ते हैं उनका हाल वो हो जाता है कि जो जिस तरह वो बिल्कुल टनल विजन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बाहर निकलें, सांस लें, लंबी लंबी सांस लें, आपको दुनिया का पता चलेगा कि कितनी अच्छी दुनिया है, ठीक है। तो बेन ब्रिज रिफ्लेक्स है, एक बिजोल जेरिश रिफ्लेक्स। बेन ब्रिज रिफ्लेक्स एक, इसमें सिंपल मैं क्योंकि आपको पता है मैं चीजों को जरा आसान तरीके से, अगर वॉल्यूम हार्ट में ज्यादा आ जाएगा तो अब अगर घर में मेहमान ज्यादा आ जाए तो उनको किसी ना किसी तरीके से आपने मैनेज करना है ना, तो हार्ट रेट को बढ़ना पड़ता है ताकि वो जल्दी जल्दी ब्लड को आगे भेजे, ठीक है। तो ये आपको इस तरह भूलेगा नहीं कभी कि जब वॉल्यूम ज्यादा आ गया है तो हार्ट जल्दी जल्दी करेगा ताकि जल्दी जल्दी बाहर निकाले उसको, ठीक है। सही। और जो दूसरा रिफ्लेक्स है बिजोल जेरिश, उसमें इसके ऑपोजिट होता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा रिफ्लेक्स होता है जो सबसे कॉमन होता है, जो हर वक्त हमारा पूरा ब्लड प्रेशर उससे कंट्रोल हो रहा था, उसको क्या कहते हैं?
सर वो तो कुशिंग रिफ्लेक्स होता है, लेकिन वो तो ब्रेन में होता है। कुशिंग रिफ्लेक्स होता है? कुशिंग तो वो पैथोलॉजी तो में आएगा ना, ब्रेन हेडेक में की होता है। आएगा। आपने क्या आपका रोटिक बॉडी और सबने आउटिक आपने सब लोगों को समझा हुआ है कि दिमाग की चोट लगी हुई है सबको? नहीं, मुझे वही कह ब्रेन में होता है वो तो, जो ब्लड प्रेशर के अरे हिसाब भाई से हम लोग जिंदा, उसको हम सुने। लोग किस रिफ्लेक्स पे जिंदा हैं, और वो रिफ्लेक्स बूढ़े बाबों में बेचारों में कम हो जाता है तो उनको चक्कर खा जाते हैं। हम बैठे हों और खड़े हों तो क्या होता है, या इस तरह करते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। और तो इतने लंबे लंबे मुश्किल मुश्किल खतरनाक लफ्ज ना बोले, सीधा सीधा बताए ना कि जब हम खड़े होते हैं तो कूलिंग ऑफ ब्लड होती है। जब कूलिंग ऑफ कूलिंग ब्लड ऑफ ब्लड होती होती है है। तो हमारा बॉडी का हमारा एक रिफ्लेक्स होता है, वो उसको कहते हैं बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। बेरो हाँ, होता ये है कि हाइपोटेंशन होती है, ये सारा काम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही हो रहा होता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही ब्लड प्रेशर फॉल किया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही बैरो रिसेप्टर्स ने कहा कि भाई ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, फौरन हार्ट रेट को बढ़ाओ, फौरन जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करो। ठीक है, तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, फौरन हमारा अनइंटेंशनली हमारा थोड़ी सी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, हमारा ब्लड फ्लो मेंटेन रह जाता है। ठीक है, सही ये है। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स होता है। और इसमें एक ध्यान में रखें कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो जो इनपुट है जो बेरो रिसेप्टर से जा रहा होता है वो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को रोक देता है, तो उसकी वजह से ब्लड वास्कुलर टोन कम होती है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है। ये ऑपोजिट सेंस में ये है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो इनपुट बढ़ जाता है। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो वो इनपुट बढ़ जाता है। ठीक है, और वो इनपुट बढ़ता है और वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करता है और वो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ाने की कोशिश करता है। और ऑपोजिट अकर होता है जब आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो वो उसको टेम करता है कि भाई जरा हौसला रेस्ट करो थोड़ी देर, वो सिंपैथेटिक सिस्टम को रेस्ट करवाता है। जब वो सिंपैथेटिक सिस्टम को रेस्ट करवाता है तो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज कम होता है और उसकी वजह से वास्कुलर टोन कम होती है और हार्ट रेट कम होता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होने की तरफ जाता है। ठीक है, तो अब रह गया बिजॉल्व जेरिश। तो बिजॉल्व जेरिश क्या होता है भाई? जमील ने जिस तरह सर वो बताया, जब राइट वेंट्रिकल फीलिंग जो है ना कम होती है ना, तो उसको फीलिंग टाइम को बढ़ाने के लिए ना हार्ट जो होता है ना वो स्लो हो जाता है। ठीक है, इसमें डायस्टोलिक टाइम या हार्ट रेट जो है कम हो जाता है, जैसे कि स्पाइनल में होता है। स्पाइनल में जब हाइपोटेंशन होती है तो बिजॉल्व जेरिश रिफ्लेक्स इस वक्त डेवलप होती है कि हाइपोटेंशन विद ब्रेडिकार्डिया जो है ना होता है, तो वो हार्ट चाहता है कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए डायस्टोलिक, ताकि हार्ट फिल हो वेंट्रिकल्स और वो स्ट्रोक वॉल्यूम अचीव कर सके। और ये आपको पता है कि एक हमारी एनेस्थीसिया की दवाई होती है जो नॉर्मली तो नहीं करती है, लेकिन एनेस्थीसिया की इस दवाई से ये इफेक्ट कभी कभी आ जाता है। रीजन मुझे भूल गई है कि ये मैकेनिज्म इसका क्या होता है, लेकिन एट्रोपिन से बिजॉल्व जेरिश रिफ्लेक्स हो सकता है। अगर आप सर अगर उसको अंडर डोज किया जाए, अंडर डोज दिया जाए, अंडर लोड लो डोज किया जाए तो वो प्री सिनेप्टिक इफेक्ट करती है, तो उससे जो है ना फिर ब्रेडिकार्डिया होता है। जी सर। ठीक है, तो इसके अंदर ना बिजॉल्व जेरिश रिफ्लेक्स के अंदर ब्रीदिंग भी कम हो जाती है। ठीक है, मैंने हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया एंड लो रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, ब्रेडिपनिया। ठीक है, तो ये हो गया। और इसका कोई और उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट चले। अब आ जाए पॉजिटिव प्रेशर में। जब आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करते हैं तो जब इंस्पिरेशन होती है तो क्या होता है? सर इंस्पिरेशन में हम खुद से प्रेशर दे रहे होते हैं ना, बाहर से हमने प्रेशर सेट किया होता है पॉजिटिव, तो हम उसी प्रेशर को का थ्रेशोल्ड एक थ्रेशोल्ड प्रेशर दिया होता है, जैसे 14 का 13 का दिया होता है, और उस पे ही जो है ना वो ब्रीदिंग स्टार्ट करता है या ब्रीदिंग स्टार्ट होती है, जो कि आर्टिफिशियल ब्रीदिंग होती है या वेंटिलेटर चल रहा होता है। तो हम एक तरीके से हम उसको प्रेशर के थ्रू ब्रीदिंग स्टार्ट करवा रहे हैं। उसमें ना तो डायफ्राम काम करता है उस टाइम पे कि डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट हो तो कोई नेगेटिव प्रेशर ना, इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है ना वो चेंज हो रहा होता है उस टाइम पे खुद से। तो इस वजह से वो नेगेटिव के बजाय ना वो पॉजिटिव इन्वेसिव प्रेशर, पॉजिटिव ब्रीदिंग बन जाती है, पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग वो बन जाती है। अच्छा, नहीं तो इसमें आप ये देखें, इसी से रेफरेंस से आप करें कि मुझे बताएं कि साइकिलिंग क्या होती है? साइकिलिंग वेंटिलेटर की एक साइकिलिंग सही होती है। है, साइकिल होता है, एग्जैक्टली साइकिल होता है जिसमें 2-3 पैरामीटर्स को हमने सेट किया होता है। नहीं एक सेकंड और
वेंटिलेटर, अब आपको इसी से ही मैं इसी बात को इसी से कंटिन्यू कर रहा हूँ कि जब भी वेंटिलेटर को हम वेंटिलेटर बेचारे को तो नहीं पता ना कि भाई इंस्पिरेशन कहाँ पे जाके मैंने खत्म करनी है और एक्सपिरेशन शुरू हो, ठीक है। तो कुछ वेंटिलेटर्स जो होते हैं वो प्रेशर साइकिल्ड होते हैं, कुछ टाइम साइकिल्ड होते हैं। एग्जैक्टली ठीक है जी सर। वो ये डिफरेंट वो होते हैं, क्या कहते हैं उनको, क्या कहते हैं, जो एक वॉल्यूम कंट्रोल और एक प्रेशर कंट्रोल मोड कैसे, मैकेनिज्म, वॉल्यूम मोड कंट्रोल मोड सो होते हैं exactly, लेकिन जमील टाइम मोड। टाइम साइकिल जो होता है ना वो कैसे इंटरप्रेट करता है, वो सर जो देखिए आप ना, अगर वो उसके जो अंदर साइकिल है ना उसको जी जी चार चार चीजों पे इसको डिवाइड किया जाएगा। पहले कि इंस्पिरेटरी टाइम, फिर वो इंस्पिरेटरी पॉज आएगा, फिर एक्सपिरेटरी टाइम और एक्सपिरेटरी पॉज। बहुत इसी पे आएगा, हम 4 जो है ना होते हैं। फिर वो उसको टाइम के मुताबिक करते हैं कि इंस्पिरेटरी टू एक्सपिरेटरी रेशो क्या देनी है, ठीक है हमने। अब आप जरा और अपने जब वेंटिलेटर्स को यहाँ पर मैं बीच बीच में टुचकी दे रहा हूँ, बीच बीच में याद करें, जी वेंटिलेटर में सर, याद करें वो जो लिखा होता है ना इंस्पिरेटरी पॉज। इंस्पिरेटरी पॉज की क्या हम्म, इंपॉर्टेंस होती है? इंस्पिरेटरी पॉज की इंपॉर्टेंस होती है कि अगर गैस एक्सचेंज सही तरह नहीं हो रही तो आप इंस्पिरेटरी पॉज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है, जी सर। ताकि ज्यादा टाइम मिल जाए गैस एक्सचेंज को। एम आई राइट जमील? जी बिल्कुल। जी और सर। जो स्पीड भी उसी टाइम पे फिर वो उसने सेंस करके तो डेवलप करनी होती है जब एक्सपिरेटरी पॉज होता है उस टाइम पे। जी सर, ताकि क्लैप्स ना हो ना, जी जी क्लैप्स बिल्कुल। ना हो alveoli टाइम पे। नहीं एल्वेलाई कोलैप्स का भी है, एल्वेलाई कोलैप्स का भी है, और दूसरी जो बात हम कह रहे हैं ना गैसियस एक्सचेंज का, वो एक्चुअली एक्सपिरेटरी सर पॉज। आप एक्सपिरेटरी पॉज की बात कर रहे हैं, वो एक्सपिरेटरी पॉज की बात कर रहे हैं। नहीं वो दोनों दोनों डिफरेंट है, वो एक्सपिरेटरी पॉज का, सॉरी ठीक है, हम्म, एक्सपिरेटरी, वो एक्सपिरेटरी पॉज का होगा, ये मैं समझा इंस्पिरेटरी पॉज बोला जमील। नहीं नहीं। अच्छा तो ठीक है, ये बात हो गई। तो बेसिकली साइकिलिंग का मैकेनिज्म होता है कि एक खास प्रेशर जब डेवलप हो गया ना तो वेंटिलेटर कहेगा कि ठीक है भाई मैंने प्रेशर अचीव हो गया तो मैं एक्सपिरेशन में जा रहा हूँ। दूसरा होता है वॉल्यूम साइकिल। तो वॉल्यूम साइकिल में कि एक खास वॉल्यूम जब डेवलप अचीव हो गया तो वो साइकिलिंग उसकी शुरू हो जाएगी उसमें। तो टाइम साइकिल के अंदर बेसिकली वो सारी चीजों को कंट्रोल उसमें आता है। और जो होता है आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टाइम, ठीक है, ये इसी से ही रिलेशन हो जाती है साइकिलिंग की। और अच्छा इसी का या वही जो अभी रिफ्लेक्सेस हम बात कर रहे थे, तो जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होती है, इसलिए आप जब शुरू करें तो हाइपोटेंशन भी होनी शुरू हो जाती है कई दफा, ठीक है। जो एक पेशेंट के जिसमें लंग्स हार्ट का फंक्शन डिस्टर्ब्ड है ना, ठीक है, तो उसके अंदर जी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से वेनस रिटर्न कम होगा और ब्लड प्रेशर फॉल कर सकता है, ठीक है। जी क्योंकि बिल्कुल। venous हाइट एडेड वॉल्यूम से या फिर उसको आप पीप देते हैं, ठीक है, तो डेफिनेट जो भी फैक्टर होंगे जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर को बढ़ाएंगे उससे फिर जो है ना वेनस रिटर्न कम होगा और उससे फिर हाइपोटेंशन होगी। इसीलिए अब जो मॉडर्न जो वेंटिलेटर है इनमें अब जो कंप्यूटराइज माइक्रोचिप है जो कि सिर्फ टाइम साइकिल को और प्रेशर को के साथ साथ जो है ना वो तीसरी चीज़ होती है फ्लो रेट, उसको भी साथ ही कंट्रोल करते हैं कि अगर पेशेंट को हमने 500 देना है तो हमने वो जो पुराने वेंटिलेटर थे तो एकदम ठक करके 500 जो है ना वो दे देते थे। उसमें प्रेशर भी जो है ना वो रेज होता था और बैरोट्रेमा होने का भी खतरा होता था। अब ये जो नए हैं माइक्रोचिप ये सेंस करते हैं कि उसको किस स्पीड से जो है ना वो देते हैं, वो ग्रेजुअली फ्लो बढ़ाते हैं और एक ख़ास प्रेशर को जो है ना वो टच करने के बाद उसके बाद जो है ना फिर वो उनका फ्लो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता ताकि उसका प्रेशर जो है ना एयरवे प्रेशर ना बढ़े और वो वॉल्यूम भी जो है जितना डिज़ायर होता है वो देने के बाद फिर उनका फ्लो जो है ना वो सीज हो जाता है और फिर अगेन दूसरा साइकिल जो होता है ना वो एक्सपिरेटरी, वो फिर उसमें वो सारी चीज़ें भी ड्रा करता है तो डेफिनेटली फिर वो सारा फ्लो लंग से वापस आना शुरू हो जाता है। जमील जो तो ये जो दूसरा एक कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है कि जब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हो नॉर्मल पेशेंट में तो उससे ब्लड प्रेशर इंप्रूव भी करता है, कार्डियक आउटपुट इंप्रूव भी करती है, उसकी क्या रीजन होती है अगर नॉर्मल हार्ट हो? जिसे जिसे आप वो क्या कहते हैं, क्या वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिफ्लेक्स, इंप्रूव होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ना इंप्रूव होती है, उसकी क्या रीजन होती है? हाँ वो वो मेरे ख्याल एसवीआर से रिलेशन में तो नहीं, एसवीआर नहीं नहीं सर वो रिफ्लेक्स है ना, ये जो नहीं जिसकी नहीं चार रिफ्लेक्स नहीं, स्टेजेस होती रिफ्लेक्स हैं। नहीं, जो रिफ्लेक्स नहीं, जो नॉर्मल पेशेंट होगा, ये मुझे शायद भूल रहा है, ये मैंने पढ़ा था कहीं पे, उस वक्त मुझे याद था, मुझे दिमाग से निकल गया कि अगर
जो है ना नॉर्मल हार्ट है, ठीक है, नॉर्मल हार्ट है, तो पीप की वजह से उसका ब्लड प्रेशर पर इतना इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि शायद वो इम्प्रूव हो सकता है। वो क्या रीजन होती है इसकी? एक रीजन होती है, मुझे वो भूल गई है, मेरे इस वक्त आई एम अनएबल टू रिप्रोड्यूस इट। असल में सर जो एल्वुलाई के ऊपर जो ना होती है ना चीजें, उसमें हमने देखना होता है कि एल्वुलाई ओवर एक्सपेंडेड ना हो और ना ये कोलैप्स हो, क्योंकि डेफिनेटली जो एल्वुलाई है उसके ऊपर एक पूरा बंच की तरह के जो है ना वो कैपिलरीज होती हैं। अगर हम उसमें पीप बहुत ज्यादा अगर हम उसमें रखेंगे तो वो ओवर डिस्टेंडेड हो जाएंगी, जिससे उनका फ्लो जो है ना वो कम हो जाएगा डेफिनेटली। जिससे हम ज्यादा पीप है या हाई एक सेकंड, ये डॉक्टर इब्राहिम प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर दें। आपका कैमरा ऑन है, आप अपना प्लीज कैमरा ऑफ कर दें, थैंक यू जी। इसके साथ बात कर रहे हैं। और अगर ये है कि अगर आप पीप विदड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली जो है ना उसमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है टेलेक्टेसिस का, उसमें कोलैप्स हो जाएंगी। तो जब वो एल्वुलाई दोनों कोलैप्स हो जाएंगी तो उसके दरमियान जो ऊपर कैपिलरीज का बंच होता है उनका वहाँ का भी फ्लो जो है ना फिर कम हो जाएगा। तो इसलिए एक ऑप्टिमम जो है ना वो पीप रखना होता है, ताकि जो एल्वुलाई वो ओपन रहे और उनके ऊपर जो कैपिलरी है उनका एक नॉर्मल एनाटॉमिकल जो ना स्ट्रक्चर जो है ना वो मेंटेन रहे, जिससे जो है ना कार्डिक आउटपुट भी बेहतर है। मेरा ये है। बाकी अगर किसको इससे बेहतर कंसेप्ट, अगर आप ये इसकी बात कह रहे हैं तो वो अगर ये ठीक है, अगर किसको बेहतर इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं तो बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जी। ये डॉक्टर रहमान जान ने एंड किया, मेरे ख्याल में इनका कंसेप्ट बेहतर होगा मजीद जी इस डॉक्टर चीज में। रहमान, जी डॉक्टर रहमान आप कुछ कहना चाहते हैं? इसी वजह से जो है ना जो कहते हैं ना पीक इंस्पिरेटरी या पीक एक्सपिरेटरी पे जो है ना वो कार्डिक कह सकते हैं कि उसके आउटपुट पे फर्क पड़ता है। जो नॉर्मल भी हम करते हैं, ठीक है, जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हार्ट रेट और उसका पल्स का वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर कहते हैं कि वो अप टू 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है ना वो मेन अप डाउन होता है। तो जब पीक हो गए किसी भी चीज़ में, पीक इंस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा टेबल हम आप ले लेंगे तो वो अल्वुलाई ओवर डिस्टेंडेड होंगी और उस पर वेनस कैपिलरी पे प्रेशर पड़ेगा। अल्टीमेटली जो है ना वो इंट्राथोरेसिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा, वेनस रिटर्न कम होगा। फिर जो है ना वो उस टाइम पे जो हार्ट बीट होगी उसमें उसको कह सकते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, पल्स वॉल्यूम फिर उसका लो होगा, बीपी भी जो ना होगा। मगर इसके अपोजिट जब एक्सपिरेशन होती है, ठीक है, तो जो कह सकते हैं कि लंग्स जो है ना कोलैप्स करेंगे, एल्वुलाई जब वो खुलेंगे तो सॉरी कोलैप्स करने बंद करेंगे, तो जो ब्लड होगा ना वो हार्ट की तरफ जो आएगा। तो नेक्स्ट ब्रीथ में जब करेंगे तो वो ब्लड में हार्ट जो है ना हार्ट में ब्लड जो है ना वो ज़्यादा फिर पहुंचता है, तो उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम बार होता है। ये नॉर्मल वेरिएशन होती है बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन में, मगर इट्स नॉट मोर देन अगर ब्लड प्रेशर में देखा जाए तो 10 मिलीमीटर मर्करी। और हार्ट रेट जो है ना वो भी ब्रीथ में जो है ना वो कह सकते हैं कि 1 to 2 जो है ना पर सेकंड बीट ऊपर नीचे होती है। अगर इससे ज़्यादा हो तो पैराडॉक्सिकल जिसे हम कहते हैं ना वो कि उसको वो पल्स पल्सस ज़्यादा जाती पैराडॉक्सस है, कहते हैं, पल्सस पैराडॉक्सिस कहते पैराडॉक्सस। हैं कि उसकी वेरिएशन जो है ना वो ज़्यादा हो इसको जाती है। साइनस एरिथमिया कहते हैं। और जी ये किस कंडीशन में, कौन सी डिजीज होती है जो हम डील करते हैं जिसके अंदर ये प्रॉब्लम, जिसके अंदर ये लॉस हो जाती है, जो हर रोज ही वो डिजीज हम डील कर रहे होते हैं? डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस। क्योंकि ऑटोनॉमिक सिस्टम इसमें जो है ना न्यूरोपैथी हो जाती है, तो वो इस चेंज को ब्लड प्रेशर के या स्ट्रोक वॉल्यूम के जो है ना चेंज के हिसाब वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। और ओल्ड एज में यही सारे जो रिफ्लेक्सेस हैं ना, जब आपको समझ आएगा, अब आपको ये चीज कि ओल्ड एज के अंदर यही सारे जो रिफ्लेक्सेस हैं वो ब्लंट हो जाते हैं, बैरोसेप्टर और इवन कीमोरेसेप्टर। तो इस वजह से वो उसका जो है ना इफेक्ट ज्यादा आता है। तो चले मेरे ख्याल आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर कल रात को करेंगे, ठीक है? कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज वेलकम। सर हमें बता भी दिया करें कि हम क्या पढ़ के आए, ताकि हम उसके हिसाब से भी पढ़ा करें। जो आप पूछें तो कम से कम हमें इतना तो आता हो कि ये हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ये वो सिस्टम है कि जो मतलब लाइक ये कि जो हमारी पूरी जो एनेस्थीसिया की मस्जिद नजर है वो इसी पे है, ठीक है?
और प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर आप लोग अलग से सिर्फ फिजियोलॉजी पढ़ने की कोशिश, लोग यही करते हैं ना कि मैंने रिस्पिरेटरी फिजियो पढ़ रहा हूँ, उसकी क्लिनिकल कोरिलेशन नहीं होती, तो उसकी वजह एक तो ये है कि वो सही तरह समझ नहीं आता, और ज्यादा के चक्रों में जो कर सकते हैं वो भी नहीं हम कर पाते, तो हम रिस्पिरेटरी सिस्टम को ही कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी कुछ चीजें रह गई हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरी है कि अब मजीद अब इसमें क्या हम करेंगे आगे रेस्पिरेटरी? यार यही जो मैकेनिक्स है ना, हमें एक मैप सा दे दीजिए, ठीक है? रिस्पिरेटरी सिस्टम की चेंजेस इन वेरियस पोजीशनिंग, ठीक है? ठीक है। एंड डिजीज आल्सो में इसमें कह सकते हैं। देखो डिजीज मैनिफेस्टेशन तो बहुत, वो तो हर बचपन से लोग पढ़ रहे हैं, सीओपीडी और एस्थमा, वो तो हम 75 दफा पढ़ चुके हैं। ये जिस तरह से जो चीजों को मैं कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक तो किताबों में नहीं लिखा इस तरीके से, और आपस में ये वो कॉन्सेप्ट है जो हर वक्त यूज होता है, ठीक है? इसको हम जी इसके हम आप फिजियोपैथोलॉजी पढ़ा रहे हैं? जी तो पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं? आप मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव चीजों की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम देखें हम लोगों ने अभी तक क्या किया, हम लोगों ने शुरू कहाँ से किया था? हम लोगों ने शुरू किया था रेस्पिरेटरी सिम्टोमेटोलॉजी से, सिंपल रेस्पिरेटरी साइंस से, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, साइनोसिस, ठीक है, कंट्रोल ऑफ स्पायरोमेट्री, लंग फ्लो वॉल्यूम लूप्स, एबीजीज, एक्सरे, ईसीजी, लंग डिफ्यूजन कैपेसिटी, जो डिफरेंट वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज हैं, वहां से हम होते हुए फिर हम लोगों ने थोड़ा सा एनेस्थीसिया को भी डिस्कस किया था कि भाई एनेस्थीसिया का क्या इफेक्ट होता है मुख्तलिफ उस पे, ड्रग्स की बात हम लोगों ने की थी, ब्रोंकोडायलेटर्स की बात की थी हमने। उसके बाद हम लोगों ने एक रिस्पिरेटरी डिजीज का पेशेंट है, उसके अंदर एनेस्थीसिया के अंदर चीजों का हम लोगों ने ख्याल रखना है, वो बातें की थी, ठीक है? तो अब कुछ चीजें रह गई हैं हमारी जो वेंटिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है? और उसके बाद डिफरेंट, जो मैं चाहता हूँ ना कि एक टॉपिक हो कि जिसके अंदर डिफरेंट आप हर पोजीशन पे एनेस्थीसिया देते हैं ना, तो हर पोजीशन के अंदर एनेस्थीसिया के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, चाहे वो प्रोन हो, चाहे वो लैटरल हो, चाहे वो इवन वन लंग वेंटिलेशन इज पार्ट ऑफ इट, तो वन लंग वेंटिलेशन भी कर लेंगे, इसी के पहले की भी है, लेकिन वन लंग वेंटिलेशन को भी उसी वक्त हम डिस्कस कर लेंगे विद लैटरल पोजीशन, ठीक है? तो कल असल में मेरी ऑन कॉल है, तो अभी कि कोई ऐसा डिस्टर्बेंस ना हो, अगर नहीं हुई डिस्टर्बेंस तो हम जरूर करेंगे क्लास, वरना फिर इंशाल्लाह परसों, ठीक है? टाइमिंग बता दीजिए। रात सिर्फ वीकेंड पे दोपहर को होती है, बाकी वक्त तो वही 7:30 8, सॉरी मतलब पाकिस्तान के 9:30 10, ठीक है? ठीक है, ओके जी, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।